कि मेंस के मार्क्स पे ही आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो जो सबसे ज़्यादा गैप दिखता है उनके प्रिपरेशन में वो मेंस में ही दिखता है। एंड द रीज़न इज मेंस इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, एक्सप्रेशन. You know, clarity of expression come with three things. First of all, you need to get order of arguments correct. Secondly, example should be good. And third, the data and figures should support your points. Interdisciplinary approach is very important in mains examination. Mains preparation is not all about collecting information. Rather, it should be more analytical and opinion based. मेंस इज ऑल अबाउट टू थिंग्स, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. मे भी आप मेंस की प्रिपरेशन करें, मेक श्योर दैट ऑल द फैकल्टीज आर सीनियर एंड मैच्योर्ड एनफ. ने अपना जीवन का एक समय एक सब्जेक्ट में बिताया हो, देन ओनली ही और शी कैन हेल्प यू टू गेट कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, जो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है, और वो जब ला मरेंटाइन या सेंट जेवियर या सरदार पटेल वाले बंदे से कंपटीशन में आएगा ना, तो उसमें डिफरेंस रहेगा. तो अगर आप उस डिफरेंस के साथ आ रहे हैं ना, तो उस जज्बे के साथ भी आए कि मैं वो अगर 8 घंटा पढ़ेगा तो मैं 13 घंटा 15 घंटे पढ़ूंगा. वो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की उससे आइए. अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है तो उन सारी चीज़ों को फैक्टर करके चलिए, क्योंकि ये जर्नी लंबी हो जाती है. कई बार मुझको लगता है कि अप्रोच बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला हो जाता है कि मुझे इस सब्जेक्ट का पंडित बनना है. भाई, हम यहाँ पे IAS बनने आए हैं, समझदारी हासिल करने हैं, अच्छा इंसान बनने नहीं आए हैं. तो आप मुझे वो चीज़ बताओ, वो चीज़ सिखाओ, वो चीज़ में ट्रेन करो जिसमें जो है मुझे मार्क्स आए, मैं सिलेक्शन हो पाए मेरा. हेलो, मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है और मैंने UPSC में 5 अटैम्प्ट दिए हैं. उसमें मैंने 4 मेंस दिए और ये मेरा 3rd इंटरव्यू था. इस बार मैंने UPSC में ऑल इंडिया रैंक 248 सिक्योर करी हुई है. मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है क्लास 5 तक वो गांव में हुई. एक नॉर्मल सा, बहुत ही बेसिक सा छप्पर टाइप का स्कूल था. उसके बाद से क्लास 6 से 12th में मेरी स्कूलिंग कानपुर में हिंदी मीडियम से सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज से हुई है. उसके बाद से मेरा ग्रेजुएशन जो है वो हिंदू कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स में हुआ है. और तब से मेरा पूरा जो है एकेडमिक लर्निंग जो है वो इंग्लिश में रही है. मेरी पूरी 5 अटैम्प्ट इंग्लिश में रहे हैं और मेरा जो इंटरव्यू जो भी 3 है वो भी इंग्लिश में रहे हैं. तो जो भी हिंदी मीडियम से बच्चे आते हैं या जो हिंदी मीडियम से पेपर दे रहे हैं, उन लोगों से मेरा बस यही कहना रहेगा कि एक बार आप इंग्लिश का फियर हटा दीजिए. एक बार आप इंग्लिश में न्यूज़ देखना शुरू कर दीजिए, जो BBC पे आती है या जो भी आता है. एक बार आप जो भी टॉपिक आपको, जैसे मैं क्या करता था, जब मैं पहले दिल्ली आया था तो मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मैं हिस्टोरियन की वीडियो सुनता था. राम गुहा हो गए, मृदुला मुखर्जी, रोमिला थापर, या फिर आदित्य मुखर्जी, या और भी लोग जो हैं, करण थापर के इंटरव्यू देखना. तो जो भी लोग थे उनको सुनता था, जिससे मुझे इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ, समझना सीख जाऊँ. क्योंकि पढ़ना तो मुझे आता था, बोलने में सुनने में दिक्कत थी. तो वो करके मैंने एफर्ट किया हुआ है. तो एक बार जो लोग हिंदी मीडियम से भी पेपर देते हैं ना, एक बार आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना सीख लीजिए. तो क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में जो मैं वो पढ़ता हूँ तो मैं उस पेपर की तारीफ करूँगा. उसमें जितनी एनालिसिस, हर टॉपिक की जितनी बैलेंस एनालिसिस आती है ना, नहीं मिलेगी 7 रुपये में कहीं भी. और हिंदी के न्यूज़पेपर में तो शायद और भी बहुत मुश्किल से मिलेगी. तो ये मेरा सभी कहना है कि एक बार आप फियर हटाइए. एक बार उसको एक इंग्लिश को एक येट अनदर सब्जेक्ट की तरह देखिए. जैसे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, GS 1, 2, 3, आप पॉलिटी को मास्टर कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक मास्टर कर रहे हैं, इसी तरह इंग्लिश को भी एक सब्जेक्ट के तरीके देख लीजिए. 1 महीना नहीं लगेगा. आप इंग्लिश स्पीकिंग में, आज इंग्लिश स्पीकिंग तो मान लो ठीक है, नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है. आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा. ये मैं सभी से कहना चाहूँगा. बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं. बहुत सारे लोग, अभी मैं घर भी गया था तो बहुत सारे लोग गांव से पूछ रहे थे क्या उनका बच्चा तैयारी करे, कैसे करे, या फेयर कंपटीशन होता है, या सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है. देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, जो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है, और वो जब ला मरेंटाइन या सेंट जेवियर या सरदार पटेल वाले बंदे से कंपटीशन में आएगा ना, तो उसमें डिफरेंस रहेगा. तो अगर आप उस डिफरेंस के साथ आ रहे हैं ना, तो उस जज्बे के साथ भी आए कि मैं वो अगर 8 घंटा पढ़ेगा तो मैं 13 घंटा 15 घंटे पढ़ूंगा. वो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की उससे आइए. असर बिल्कुल पड़ता है. जो बंदा
जिसने 12th तक जो है अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं करी, कभी ऐसे सीरियस होकर नहीं लिखा, कभी वो डिबेट कंपटीशन में नहीं गया ना, वो कैसे आंसर राइटिंग उसकी कैसे अच्छी होगी, कैसे वो ऑप्शनल और एथिक्स और ऐसे के आंसर वो कैसे अच्छे लिख पाएगा। ये बिल्कुल आप मान के आइए, अगर आपकी स्कूलिंग बहुत ही नॉर्मल है तो आप इन सब में उन सब लोगों से, क्योंकि इस एग्जाम में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग, बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेस वाले, बेस्ट ऑफ द एकेडमिक बैकग्राउंड वाले एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट लोग बैठ रहे हैं। नो डाउट कि हार्डवर्क इन सब से कम्पीट कर सकता है, बट आप ये फिर दिमाग में रखिए कि आपको ऐसे में, एथिक्स में आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब जो बंदा आईआईटी से बीटेक करके आया है, उसको सीसैट में एडवांटेज है मैथ और रीजनिंग में, उसको पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका आता है, रादर देन जो आर्ट बैकग्राउंड से आया उसने कभी नहीं पीवाईक्यू सॉल्व की है, वो सीधे आके प्री के लिए पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है, पीवाईक्यू इन द सेंस सॉरी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहा है। और जो बंदा आईआईटी किया है उसने वो क्लास 10th से एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, 10th में जब वो आईआईटी की प्रिपरेशन के दौरान एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो उस बंदे से आप में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप एक्नॉलेज करेंगे ना, तब आप ज़्यादा एफर्ट लगा पाएंगे। और अगर आप पहले ही मान लेंगे कि नहीं सब बराबर हैं, तो शायद वो आप ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, और जब रियल एग्जाम आएगा तब वो डिफरेंस दिखाई पड़ जाता है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बहुत असर पड़ता है। अब 2019 में जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं कोचिंग करूँगा, लेकिन उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो उस वजह से मैं कोचिंग नहीं अटेंड कर पाया। तो अब मुझे क्या हुआ है, आपने मेरी स्ट्रेटजी सुनी होगी, तो बहुत रिपीटिशन ऑफ एफर्ट लगा हुआ है। हिस्ट्री के लिए मैंने 3-4 टीचर की प्लेलिस्ट देखी है, पॉलिटी के लिए यही किया हुआ है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं तो आप कोचिंग कर लेंगे, तो आपको ये है कि रिपीटिशन ऑफ एफर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास एक कंसोलिडेटेड नोट्स होगा, आपको उसके बियॉन्ड नहीं सोचना पड़ेगा, और यूपीएससी की जर्नी जो है लंबी हो जाती है। तो अगर किसी के पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है तो वो एक एडेड टेंशन हो जाता है, आप पूरा फोकस नहीं पढ़ाई में कर जाते। अब मेरा ही जर्नी है, मेरे पिताजी को जो है वो कैंसर हो गया था, ट्रीटमेंट में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा, तो अब मैं विकास रंजन सर का थैंकफुल हूँ, इसलिए भी क्योंकि उन्होंने मुझे वर्क करने को दिया कंटेंट राइटिंग का। मैंने विकास रंजन सर के लिए जो है वो पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं पूरे 2013 से लेकर, फर्स्ट पेपर के भी सोशियो में, सेकंड पेपर के भी, और एसी के का भी काम किया, और भी बहुत सारा काम सर के साथ किया है। तो उससे मैं यहाँ पे सस्टेन कर पाया उन सारी चीज़ों की वजह से। तो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है तो उन सारी चीज़ों को फैक्टर करके चलिए, क्योंकि ये जर्नी लंबी हो जाती है। बैकअप प्लान, मैं जिस तरीके का सोच का आदमी था 2019 में, तो मुझे ये लगता था कि आपका जो ए ड्रीम है उसमें आपका 100% एफर्ट लगने चाहिए, रादर देन आप बी और सी में 20% और 30% अटेम्प्ट लगा रहे हैं। तो अगर आप अपने जो ए गोल है उसमें ही 100% एनर्जी देंगे, और उसके कंपैरिजन में दूसरी स्ट्रेटजी आप 2 और 3 और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका यूपीएससी में एफर्ट तो 60-70% ही बचा, 20-30% वहाँ भी गया। अब 20-30% एफर्ट से स्टेट पीएससी भी नहीं होना, वो भी बहुत डिफिकल्ट है, और कोई नेट जेआरएफ का भी एग्जाम में एफर्ट लगता है। तो मेरा 2-3 अटेम्प्ट तक तो ये मेरा थिंकिंग रहा है, लेकिन फिर जैसे अटेम्प्ट बढ़ते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब आपको बैकअप प्लान की नीड होती है। तो मेरा भाई है वो भी तैयारी कर रहा है, तो मैंने उसका एमए करवाया हुआ है, बहन को एक प्रोफेशनल कोर्स मीडिया में करवाया हुआ है। तो आप लोग भी, जो लोग अभी 12th में हैं, तो जो लोग चाह रहे हैं कि मैं 12th के बाद से तैयारी शुरू कर दूं, तो मेरा तो यही कहना है कि अच्छे से ग्रेजुएशन कीजिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स में ग्रेजुएशन कीजिए, कि आपका अगर ये ना होता है, यूपीएससी में आपका सिलेक्शन अगर नहीं होता है, तो आपके पास एक फॉल बैक ऑप्शन हो। तो अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छा होगा, कोई टेक्निकल कोर्स में होगा, तो आपको ये बहुत एंग्जाइटी नहीं झेलनी पड़ेगी कि यूपीएससी के बाद आप बिल्कुल अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। अभी क्या है ना कि जिनका घर में उतना एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होता है, उनको उतना घर से शायद पॉजिटिव सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है, घर वाले शायद उतना चीज़ें नहीं समझ पाते। अब जैसे मेरा है, तो मुझे ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली आना था, तो मैं बीए करना चाहता था। अब लेकिन घर वालों का था कि बीए तो गांव में हर कोई किए घूम रहा है, तो आप बीएससी करो, तो मैंने बीएससी किया। तो ये है, हर आदमी को अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना चाहिए। आप दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, अपने घर वालों को आप लगातार एजुकेट करते जाइए। आप घर में जब शाम को फ़ोन करते हैं तो उनको नॉर्मल सिर्फ खाना पीना का मत ही बताइए, ये भी बताइए कि पॉलिटी कर रहा हूँ, पॉलिटी में 4 चैप्टर हो गए हैं, इससे 15 क्वेश्चन आते हैं।
घर वाले जब एजुकेट होते हैं ना, जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से हैं, जिनका जो पेरेंट्स का एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, तो वो बेटर तरीके से हम लोग को समझते हैं कि यार कि बंदा एफर्ट लगा रहा है, खाली नहीं बैठा है। एक सब्जेक्ट जिसमें कि 3 महीना लगाया, उससे 15 क्वेश्चन आते हैं, वो उसने पढ़ा है। फिर जब आप प्री के दे के आएंगे तब आप बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में मैंने इतने सही किए, इतने गलत किए, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है घर में भी, और तब शायद उतना प्रेशर नहीं आ पाता है। तो जितना स्ट्रेटजी मुझे मालूम है, उतना स्ट्रेटजी शायद मेरे पापा को भी मालूम होगा, क्योंकि मैं लगातार उनको बताता रहा, एजुकेट करता रहा, इसीलिए वो मुझे सपोर्ट भी करते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरा मेंस हो रहा है। मैंने लगातार 4 मेंस दिए हैं और लगातार और 3 इंटरव्यू दिए हैं, एक बीच में गैप रहा है 2022 में। तो उनको भी लग रहा था कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं एक मुकाम तक पहुंच भी रहा हूँ, तो इसलिए वो सपोर्ट सस्टेन किया मेरे घर का। तो अगर आपका भी ऐसा रहेगा, घर में आप बताएंगे कितना एफर्ट डाल रहे हैं, तो सपोर्ट सिस्टम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग रह पाएगा। कई लोगों को रहता है कि क्या ओआरएन में रह के ही किया जा सकता है, घर में रह के किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ओआरएन में रहने का एक एडवांटेज तो है कि यहाँ पे सब कुछ यूपीएससी, खाना पीना, बैठना, बात करना, डिस्कशन, हर चीज़। और आप घर में करेंगे तो आपका वो माहौल नहीं रहेगा। अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो शायद वो भी उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप दूर से रह के कर रहे हैं तो आप तभी कर सकते हैं जब आप हाईली डिसिप्लिन्ड हैं आपको, क्योंकि वहाँ पे ये कंपटीशन नहीं मिल रहा है जो आप यहाँ कंपटीशन फील कर रहे हैं। और एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मैं कभी भी ओआरएन में नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे शादीपुरा पटेल नगर रहता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर ओआरएन, एक तो कॉस्टली भी है रहना, नंबर 1 बात, और नंबर 2 बात यह है यहाँ का माहौल बहुत ही इंटीमिडेटिंग है और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी है यहाँ काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए मैं ओआरएन नहीं रहा हूँ। तो अगर कोई ओआरएन में नहीं रह पा रहा है तो कोई ये डिसएडवांटेज नहीं है। आप बस अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन करिए। अगर आप घर से कर रहे हैं तो आपको बहुत ही हाईली डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और आप दूर से भी रह के कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है। अब जैसे कि इथिक्स जैसे सब्जेक्ट हो गया, तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं, बहुत सारे कोर्सेज में बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता है कि नीति शास्त्र में आपको विद्वान ही बना देना है। तो मुझको ये लगता है, या मेरी भी धीरे धीरे ये समझ बनी है कि 15 वीडियो में भी इथिक्स हो जाता है, और कम रिसोर्सेज में कम टाइम में करके आपको पढ़ना कम टाइम में है, क्योंकि नंबर आपको मेंस में उस चीज़ के मिलने जो आप वहाँ लिख के आए हैं, ना कि जो आपको आता है वो इंटरव्यू में दिखेगा। अगर आपने अच्छा नहीं लिख के आए हैं ना, तो आंसर राइटिंग अच्छी नहीं करी है, अपने आंसर को पॉइंटेड तरीके से आपने प्रेजेंट करना नहीं सीखा है ना, तो आपका मेंस ही नहीं होगा। अब एक्चुअली होता है क्या है, जब ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, फिजिक्स हो गया, ऐसे हो गया, कोई भी सब्जेक्ट में, तो हमको आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज होता है कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ कौन सा टॉपिक लिखूं। और एक ये टेम्पटेशन आता है, एक क्वेश्चन में 3 टॉपिक हैं, तो एक टेम्पटेशन आता है कि यार एक क्वेश्चन में तो मुझे पीएचडी लेवल की नॉलेज है, तो एक ये टेम्पटेशन आता है कि उस पर ही ज़्यादा लिख दूँ। अब होगा क्या कि जो 2 पार्ट हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगे, तो फिर उन 2 पार्ट के आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे, नंबर आपको मिलेंगे 10 में 2, आपने जबकि बहुत ही अच्छा लिख के आया है। तो अगर हमारा अप्रोच नॉलेज अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगा, एग्जाम क्वालिफाइंग अप्रोच होगा, तो मुझको लगता है कि हमारी यूपीएससी जर्नी थोड़ी शॉर्ट हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा सिलेक्शन हो सकते हैं। अब इंटरव्यू का भी मेरे 3 अटेम्प्ट रहे हैं, और एक बार 149 आए हैं, एक बार 171, अब की बार 195। ग्रूमिंग का, मैनरिज्म का, एटिकेट का बहुत असर होता है। जब मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था, मेडिकल में गया था, तो एक लड़का था साथ में वहाँ पे, उसके पिताजी जो हैं वो टीसीएस में कोई जीएम थे, दादा और नाना उसके जो हैं डिप्टी डीएसपी यूपी और बिहार के रह चुके थे। तो वो बंदा जिस तरीके से डिसएग्री भी करता था ना, वो इतना पोलाइट तरीका था, इतना मैनरिज्म था उसमें कि आपको लगे कि यार एग्री ही तो कर रहा है, थोड़ा ही तो डिसएग्रीमेंट है। और जो हमारे जैसे जो कि रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, जो कि थोड़ा बेलाग लपेट हैं, वो अपनी बात डिसएग्री करे तो सामने वाला हर्ट कर जाएगा कि लो इतना ज़्यादा ये बंदा मेरी बात नहीं मान रहा है, ये इतना डिसएग्री कैसे कर सकता है। तो यही है, जब जर्नी में हमको ये भी देखना है कि हमको मॉडरेशन सीखना है, हमको अपनी बात को थोड़ा और पोलाइट तरीके से कहने सीखना है, क्योंकि सामने वाला बात आपके लॉजिक से नहीं मानेगा। आप कितना पोलाइट तरीके से, कितना हम्बल तरीके से बात उसको कन्वे कर रहे हैं ना, वो उसको कन्विंस करेगा। इंटरव्यू में भी जो आपका रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको कितना पोलाइट तरीके से, आप एक तो उसको परसुएसिव तरीके से बोल सकते हो, दूसरा उसी बात को आप कन्फ्रंटेशनल तरीके से बोल सकते हो। तो ये ग्रूमिंग का, बैकग्राउंड का ये असर पड़ता है। तो जो लोग रूरल या उस तरीके के बैकग्राउंड के हैं, वो उसमें थोड़ा तो डिसएडवांटेज में है, लेकिन फिर हमको ये याद रखना है कि ये चीज़ें हमें कमी है। तो जब आप याद रखेंगे
तो आप यहाँ पे फ्रेंडशिप भी वैसी करेंगे, आप उन लोगों के ग्रुप में भी जाने का प्रयास करेंगे जो शायद ज़्यादा ग्रूम्ड हैं। धीरे धीरे आप प्रयास करके सीखेंगे भी कि आपका मैनेजर अच्छा हो, आपका एटिकेट अच्छा हो जाए। तो ये सब चीज़ें कुल मिला के सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू कॉन्कर दिस एग्जामिनेशन। अगर आपको अपनी वीकनेस मालूम है तभी आप उन पर वर्क कर पाएंगे, तभी आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाएंगे। तो आई थिंक मेरी जर्नी में अगर कुछ सीखने का है तो ये है कि शायद मैंने अपनी प्रॉब्लम्स, अपना जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया और उन पर वर्क किया। आप भी मेरी जर्नी से सीखेंगे, आई होप कुछ सीखेंगे कि कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट करके आप अपने जो डिसएडवांटेज भी हैं उनको आप कॉन्कर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट एंड यू कांट कंप्लेन अबाउट दैट कि आई हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट, आई हैव टू गो फॉर द एक्स्ट्रा माइल। यू कांट कंप्लेन अबाउट इट, you have to do it. If you are dreaming so big, you have to do it. Thank you. I wish all the best to all the aspirants, and especially to those aspirants who are preparing from the Hindi medium background, giving examination from the Hindi medium, or come from the rural background. You guys work extra hard than other people. You guys deserve better guidance, and I hope if you remain more aware about your weaknesses, then you will be absolutely able to qualify this examination. This is not unconquerable. This is absolutely doable.